नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम 2.0 के करंट अफेयर रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वो क्लास पड़ी हुई है, तो उसे जो है उस पूरी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी रिवीजन हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण जो नेशनल करंट अफेयर्स बचे, उनको हम नेक्स्ट मंथ में जब फिर से रिवीजन सेशन कराएंगे, तो उसमें जो है आपको पूरी तरह से उसमें सारी चीजें और भी कवर कर ली जाएगी। दोस्तों, आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, खासकर जो घटनाएं जो भारत को प्रभावित करती हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चीजें जो है न्यूज में रहती हैं, वो हर चीजें आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट वो होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से भारत को प्रभावित करती हैं, वो या फिर भारत से जुड़ी रहती हैं। वो सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चीजें जो है चर्चा में रहती हैं, उन्हें हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो इस क्लास को भी हम 2 से 3 जो है वीडियो में क्लासेस में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम करीब 20 to 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ध्यान रखिएगा, उन पॉइंट के भी थ्रू और भी महत्वपूर्ण चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं चर्चा में रही हैं, उनके क्या क्या जो है ऐतिहासिक परिदृश्य रहे हैं, उनके क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे हैं, उन्हें भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहां से जो है आपको, अभी चूंकि पीडीएफ नहीं डाउनलोड की गई तो आप परेशान नहीं हुए, जल्दी जो है पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए और साथ ही साथ दोस्तों को सेशन को भी शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में जो सबसे ज्यादा 2023 में, ठीक है 2023 कह सकते हैं, 2022 से जो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है दोस्तों, वो है नाटो। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का दोस्तों जो आयोजन किया गया है वो लिथुआनिया में किया गया है। ठीक है, यूरोपीय कंट्री है लिथुआनिया, उसका जो शहर है विलियस। ठीक है, विलियस में जो है नाटो का, ठीक है, 2023 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नाटो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो काफी साल, इधर देखा जाए 1 से 2 साल के बीच में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। कारण क्या है दोस्तों? रूस और यूक्रेन का युद्ध और फिनलैंड का नाटो में जुड़ना। ठीक है, इस तरह से नाटो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस शिखर सम्मेलन की दोस्तों बात करें तो ये शिखर सम्मेलन में बहुत सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की गई, बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें नाटो में देखा जाए यूक्रेन की सदस्यता को लेकर के, ठीक है, चर्चा की गई। जो राष्ट्र व्यय है दोस्तों, जो बजट है, उस पर चर्चा की गई। तुर्की स्वीडन जो द्विपक्षीय बैठक है, उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, नाटो का जो 31वां सदस्य देश दोस्तों कौन बना है? फिनलैंड बना है। और फिनलैंड का ध्यान रखिएगा, ये पहली बार है कि नाटो के सदस्य के रूप में पहली बार इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो फिनलैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं देशों की बात कर रही हूं तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि ऑक्सफोर्ड खोल लीजिए, मैप एटलस खोलिए और एटलस जो है खोल करके जिन जिन देशों का नाम मैं नाम ले रही हूं उनका आप लोकेशन देखिए। यूरोप में जाकर के फिनलैंड को देखिए, ठीक है, फिनलैंड की लोकेशन को देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें 2023 का जो है सम्मेलन किया गया नाटो का, वो किया गया लिथुआनिया के विलियस में, तो 2022 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों वो मैड्रिड में, ठीक है, जो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड में। क्योंकि नाटो के बारे में बात कर लेते हैं तो आइए नाटो की भी अच्छे से जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। दोस्तों, नाटो की जो स्थापना की गई थी वो एक सिद्धांत के आधार पर किया गया था, जिसका नाम है सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत। और इस सिद्धांत के आधार पर जो नाटो की स्थापना की गई थी वो 1949 में किया गया था। किस संधि के तहत? तो वाशिंगटन संधि के तहत किया गया था। दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत है क्या? तो ये जो संधि है दोस्तों, कौन सी? वाशिंगटन संधि, उसकी धारा है दोस्तों 5। इस धारा में ये कहा गया है कि जो सदस्य देश हैं नाटो के, ठीक है, जैसे कि आपका जो है वेस्ट यूरोप की कंट्री और साथ साथ अमेरिका वगैरह जो इसमें शामिल है, अमेरिका, ठीक है, इन कंट्रीज पर अगर किसी एक सदस्य पर कोई जो है नाटो के अतिरिक्त, अगर नाटो सदस्य के बाहर कोई देश जो है इस पर आक्रमण करता है, तो ये माना जाएगा कि उन सभी देशों पर आक्रमण हुआ है
जो नाटो के सदस्य देश है। इसीलिए इसको कहा गया है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, यानी कि जवाब में सभी जो है नाटो सदस्य देश उस देश का उत्तर देंगे। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि फिनलैंड जुड़ गया है, ठीक है, नाटो में, नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। रूस जो है नाटो का सदस्य है नहीं। इन केस अगर फिनलैंड पर, ठीक है, फिनलैंड पर अगर रूस ने आक्रमण किया तो ये माना जाएगा कि ये फिनलैंड पर आक्रमण नहीं बल्कि नाटो पर आक्रमण, यानी कि सभी देशों पर आक्रमण है, और रूस का जवाब ये सभी देश मिलकर करेंगे। यही इसी कारण से जो है इसे सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और इस की बात करें, ये जो संगठन है दोस्तों, ये पश्चिमी राष्ट्रों का संगठन है जो वेस्टर्न यूरोप है और अमेरिका का, और ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, ध्यान रखिएगा। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें वर्तमान में 31 सदस्य देश हैं, जिसमें से 31वां सदस्य दोस्तों कौन बना है? फिनलैंड बना है, ठीक है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो है जेंस स्टोलनबर्ग, जो है वो इसके महासचिव हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। कारण क्या है? न्यूजीलैंड दोस्तों इस साल इसलिए चर्चा में रहा है कि जो प्लास्टिक उत्पाद के बैग होते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक बैग होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है दोस्तों, वो न्यूजीलैंड बना है। तो जैसा कि फल और सब्जियों के लिए हम जो कैरी बैग लेते हैं, जो प्लास्टिक का बैग कैरी करते हैं, वो क्या होता है, उसको जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, और ठीक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इस कारण से न्यूजीलैंड की सरकार ने एक डिसीजन लिया और उसने जो है सुपरमार्केट में, ठीक है, जो फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए जो सुपरमार्केट में जो प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल किया जाता था, उस पर उसने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और इस तरह का बैन लगाने वाला न्यूजीलैंड जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। ये जो निर्णय लिया गया था न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा, ये 1 जुलाई 2023 को जो है लागू किया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लास्टिक, ठीक है, बैग से होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और प्लास्टिक बैग को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, प्लास्टिक बैग को पर्यावरण से खत्म करने के लिए हर साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो प्लास्टिक बैग होते हैं उनके उपयोग को खत्म करना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 जुलाई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर चूंकि हमने विश्व की बात किया कि विश्व में, ठीक है, प्लास्टिक बैग के, ठीक है, एक तरीके से कैरी करने में, इस्तेमाल करने में प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। तो अगर आपके लिए पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन था दोस्तों, तो भारत का जो पहला राज्य सिक्किम, जिसने, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था 1998 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का प्रतिबंधित करने वाला भारत का पहला राज्य था दोस्तों सिक्किम था, जिसने 1998 में इस पर जो इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो ये कुछ अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, अपने क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर जो पर्यवेक्षक, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेट का, ठीक है, दर्जा पाने वाला पहला अरब कंट्री कौन बना है? तो वो यूएई है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है दोस्तों, जैसा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो, ठीक है, स्टाइल क्षेत्रीय नियामक है, ठीक है, निकाय है मनी लॉन्ड्रिंग पर, इसका जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था जो दोस्तों जुलाई 2023 में, कहां पे? वैंकूवर में। और इस सम्मेलन के दौरान जो है ये निर्णय लिया गया, ठीक है, कि ये जो संयुक्त अरब अमीरात है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और इस सम्मेलन में, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की जो बैठक हुई थी, इसमें पूर्व, ठीक है, पूर्व पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया दोस्तों। किसने लिया था? संयुक्त अरब अमीरात में। ये ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैंकूवर कनाडा में आयोजित किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात जो कि प्रथम ऐसा अरब देश है जिसे एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग पर, जो एशिया प्रशांत समूह है ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ा, ठीक है, FSRB है और ये सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के लिए, ठीक है, वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए एशिया प्रशांत समूह के जो देश है दोस्तों, उनके बीच में एक तरीके से सूचना का आदान प्रदान करने का ये समूह कार्य करता है। ये ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या दोस्तों? एशिया प्रशांत समूह। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
एशिया प्रशांत जैसे हम कहते हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य काले धन को सफेद करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा 1997 में किया गया था, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसका उद्देश्य, जो इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य था, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकार यानी कि जो आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ अभियान चलाना था। इसका इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय आपके लिए हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो है एशिया प्रशांत समूह का सचिवालय है, और वर्तमान में इसमें 41 जो है कंट्री मेंबर्स हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यूएई जो है एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और देश है जो कि एससीओ। जैसा कि आपको पता है इस साल जो है भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी कि ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किया है। और इस साल भारत में देखा जाए जो आयोजन किया, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एससीओ का नया सदस्य बना है। कौन बना है दोस्तों? ईरान। तो ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य जो है आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य बन गया, ठीक है, जुलाई में, ठीक है, भारत की अध्यक्षता में। तो भारत की अध्यक्षता में दोस्तों जो एससीओ का सम्मेलन किया गया, उसमें ईरान को जो है पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, और किस क्रम में? 9वां सदस्य, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, ये भी सम्मेलन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये जो 22वां दक्षिण पूर्व एशिया देशों का जो संगठन यानी कि आसियान का जो 42वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये मई 2023 में इंडोनेशिया के जो शहर है लाबुआन में ये आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी जकार्ता भी दे सकता है, ठीक है, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता भी दे सकता है, ये भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लाबुआन में जो है ये शहर आयोजित किया गया, ऑप्शन में कंट्री के अलावा उसके शहर भी दे सकता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया का जो शहर है लाबुआन, वहां पे 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आसियान मामले विकास का उपकेंद्र यानी कि आसियान अफेयर्स इपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये इसकी थीम थी। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया है। इंडोनेशिया के जो, ठीक है, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उन्होंने, ठीक है, इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें की, जैसे कि आसियान के भीतर इन्होंने एकता के महत्व पर बल दिया, यानी कि आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में, ठीक है, एक दूसरे के साथ एकता बनी रहे। और हिस्सा लेने वाले, साथ ही साथ जो हिस्सा लिए हैं सदस्य देश, उन पे भी कई मुद्दों पर आम सहमति व्यक्त की कि इन्होंने दोस्तों जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो ने, ठीक है। यहाँ पे जो दक्षिण शिखर सम्मेलन में, ठीक है, यहाँ पे कौन से जो है मुद्दे जिस पर चर्चा की गई है, तो यहाँ पे म्यांमार, दक्षिण चीन सागर, कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा स्थिति सहित महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय शांति और विवाद के मुद्दों पर जो है मुद्दों को भी संबोधित किया गया। पैसिफिक के भू रणनीतिक निर्माण को लेकर उल्लेखनीय उत्साह सम्मेलन में दिखा है। और साथ ही साथ एशिया में यहाँ पे आसियान का 11वां जो सदस्य बना है दोस्तों, वो तिमोर लेस्ते जो है आसियान में शामिल हुआ है सैद्धांतिक रूप से। तो तिमोर लेस्ते, ठीक है, आसियान कंट्री में शामिल हुआ है। और चूंकि इस साल जो है 2023 का 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है, अगले वर्ष यानी कि 2024 में आसियान का जो मेजबान राज्य है दोस्तों यानी कि देश है, वो कौन सा? लाओस है। तो लाओस में जो है आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में किया जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था। चूंकि बात करें आसियान की, तो आइए आसियान यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई नेशन जो है, जो कंट्री है, उनके बीच का, ठीक है, ये एक संगठन है जिसकी स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 को किया गया था। और 8 अगस्त को ही हम आसियान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, 10 देश हैं, उनका ये एक समूह है। और 11वां देश दोस्तों तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 10 सदस्य देश दोस्तों कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैप के साथ आपको दिखाया गया है। म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, यहाँ पे थाईलैंड है, और मलेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आसियान के मेंबर कंट्री है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगले जो है बिंदु पर चलते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ चलते हैं कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। कौन? आयरलैंड। तो आयरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिससे जो शराब होती है, ठीक है, उस पर क्या किया है इसने, ठीक है,
जो अल्कोहल की बोतल होती है उस पर इसने चेतावनी लिखी है, ठीक है। तो वार्निंग लिखने वाला पहला जो स्वास्थ्य वार्निंग, हेल्थ वार्निंग लिखने वाला जो पहला देश बना है दोस्तों, वो बना है आयरलैंड। तो आयरलैंड के दोस्तों जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, स्टेफन डोरेली, इन्होंने मई 2023 में कुछ नए नियम पर हस्ताक्षर किए और इस नियम के अनुसार देखा जाए क्या लिखा गया। इस नियम में लिखा गया कि शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी इस नियम में शामिल किया गया है, ठीक है। और इस तरह देखा जाए तो जो शराब उत्पाद होते हैं उन पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों कौन बन गया है? आयरलैंड, ठीक है। तो यानी कि जो शराब की बोतलें होंगी इसमें ये लिखा रहेगा कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और साथ ही साथ, ठीक है, कैलोरी गिनती के बारे में, यानी कि कैलोरी को भी बढ़ाने में एक तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत योगदान देता है कौन दोस्तों? ये शराब, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड बना है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो स्वास्थ्य चेतावनी शराब पे लिखा गया उद्देश्य क्या है? तो जो शराब से सेवन से जुड़े जो जोखिम होते हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य जोखिम होते हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों स्वास्थ्य पर, ठीक है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? आयरलैंड बना है। चलिए दोस्तों, एक पनडुब्बी है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में थी, वो थी टाइटन पनडुब्बी। तो दोस्तों टाइटन पनडुब्बी, जो कि आपने टाइटैनिक जहाज सुने होंगे, उसके जो मलबे हैं, ठीक है, उस मलबे को देखने के लिए एक पनडुब्बी बनाई गई, ठीक है, कुछ प्राइवेट लोगों के, कंपनियों के द्वारा। इसमें 5 लोगों ने सफर किया इस पनडुब्बी में, और ये पनडुब्बी जो है जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और वो जो 5 लोग जो इसमें सफर कर रहे थे, जा रहे थे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, वो लोग इस पनडुब्बी में क्या हो गए? दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी में उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से ये टाइटन पनडुब्बी जो है चर्चा में आ गई। तो ये जो पर्यटन पनडुब्बी है दोस्तों टाइटन, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जून 2023 की बात है दोस्तों। एक अमेरिकी फर्म है जिसका नाम है ओशन गेट, ठीक है, एक्सपीडिशन, उसके नेतृत्व में, ठीक है, ये टाइटन पनडुब्बी जो है चली थी। कहां पे दोस्तों? ये लगभग न्यू फाउंडलैंड के जो तट है वहां पे टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। लेकिन 2 घंटे बाद ही इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया, और इसमें बैठे 5 लोग जो है, जब इसके बारे में खोजा गया तो ये पता चला ये पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसमें बैठे 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये पनडुब्बी दोस्तों उत्तरी अटलांटिक में समुद्र की सतह पर 13,000 फीट के नीचे जो टाइटैनिक जहाज के पास फट गई, जहां 1912 में ब्रिटेन का टाइटैनिक जहाज डूबा था, ठीक है। तो एक तरीके से जो टाइटैनिक जहाज थे उसी के मलबे को देखने के लोग जा रहे थे, और ये जो है एक तरीके से वहां पे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो पनडुब्बी टाइटन, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने पीसेस का भी एक पेपर देखा होगा तो एक दुर्घटनाग्रस्त जहाज थी जिसका जो है दुर्घटना नेपाल में हुआ था। तो एग्जाम में वो प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे भी इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यही कारण है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए, इससे आपको पता चलेगा कि भाई ये पनडुब्बी टाइटन की चर्चा क्यों हो रही। यही कारण है क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन, तो 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का दोस्तों आयोजन कहां किया गया? तो ये मई 2023 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छठा हिंद महासागर, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो इंडियन फाउंडेशन के द्वारा किया गया। किसके सहयोग से? तो जो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय उसके सहयोग से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इस सम्मेलन की थीम थी। वहीं हम बात करें सम्मेलन का, ये उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये जो हिंद महासागर पर छठा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो हिंद महासागर में स्थित जो देश है, जो राष्ट्र है, जो द्वीपीय देश है, उन देशों के बीच में जो साझेदारी है, ठीक है, जो आपसी संबंध है, उनको मजबूत करना। क्षेत्रीय जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिक्स है, उसमें एक दूसरे के प्रति जो जुड़ाव है उसको बढ़ावा देना। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो संकट की स्थिति में, ठीक है, निर्णय लेना और साथ ही साथ एक दूसरे का साथ देना, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों ने हिस्सा लिया अतिथि के रूप में। तो सबसे पहला एक ग्रुप है जिसका नाम है D8, ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सार्क और बिम्स्टेक के जो प्रतिनिधि सहित लगभग 150 विदेशी अतिथियों ने इसमें भाग लिया। D8 जो कि यहाँ पे 8 देशों का ये समूह है, ये कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या भारत इसमें शामिल है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत इस D8 में शामिल नहीं है। यही आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है कंट्री, राष्ट्र D8 में शामिल नहीं है? तो ये बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे जो है D8 में बांग्लादेश है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ईरान है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान और तुर्की जो है
ये विकास के सहयोग से जुड़े एक संगठन है दोस्तों, किसमें, D8 में। अगर हम बात करते हैं इस सम्मेलन के बारे में, तो इस वर्ष जो इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, जो ये बांग्लादेश के ढाका में जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की शुरुआत दोस्तों पहली बार जो है 2016 में की गई थी, और 2016 में जो पहला सम्मेलन हुआ था ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। वहीं बात करें जो पांचवा सम्मेलन हुआ था, चूंकि छठा सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया, तो जो पांचवा सम्मेलन हुआ था वो वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था अबू धाबी, ठीक है, यूएई के अबू धाबी जो राजधानी यूएई की, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन दोस्तों ये किया गया है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए G20 के बारे में एक अलग से इंपॉर्टेंट लेक्चर बना दिया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे G7 के बारे में देख लेते हैं, जिसका 49वां शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। G20 को मैंने शामिल अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको एक अलग से एक वीडियो में लेके आऊंगी, और वहां पे G20 से रिलेटेड जितने भी संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हें एक एक करके हम वहां पे देख लेंगे। तो दोस्तों G7 का 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कहां पे दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है यहाँ पे जापान में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जापान के जो प्रधानमंत्री है फूमिया किशिदा, उनकी मेजबानी में जापान का जो शहर है हिरोशिमा, वहां पे जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस वर्ष कौन सा शिखर सम्मेलन था दोस्तों, तो 49वां शिखर सम्मेलन था। चूंकि G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो कि डेवलप्ड नेशन का एक समूह है, तो इन डेवलप्ड नेशन कौन कौन से, इनके प्रमुख कौन से जो इस सम्मेलन में भाग लिए थे, यहाँ पे एक छोटा सा, ठीक है, व्यू देख लेते हैं क्या है। तो G7 के जो सभी शासन प्रमुख है, जैसे कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जो भी बहुत ज्यादा चर्चा में थे, जस्टिन ट्रूडो। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, एमुनुएल मैक्रो है। जर्मनी के जो चांसलर हैं जिनका नाम है ओलाफ सोल्ज है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा देखा जाए यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है दोस्तों उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल शिखर, ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। ठीक है, तो G7 के अलावा यूरोपीय यूनियन आयोग के अध्यक्ष भी और साथ ही साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। भारत की तरफ से, ठीक है, आमंत्रित देश के रूप में भारत को भी आमंत्रित किया गया था। ठीक है, और भारत की तरफ से G7 में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और प्रधानमंत्री जी जब जापान यात्रा पे गए तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि जापान के हिरोशिमा में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो यहां से भी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है। चूंकि बात कर लेते हैं G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। G7 दोस्तों ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि जितने भी देश इसमें जुड़े हैं उन देशों के सरकारों के बीच का ये संगठन है। सरकारें जो है आपस में मिल करके कार्य करती हैं। और इस G7 का जो गठन किया गया था वो 1975 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई भी सचिवालय नहीं है, G7 का भी नहीं है, G20 का भी नहीं है। ये देखा जाए, इसमें देखा जाए जो है ये एक तरीके से वार्षिक बैठक जो है आयोजित करता है किन किन विषयों पर चर्चा करने के लिए, तो ये वैश्विक जो आर्थिक शासन है उन पर चर्चा करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय जो सुरक्षा है और ऊर्जा नीति जैसे जो महत्वपूर्ण, यानी कि जो समान हित, जो सारे लोगों के समान हित है, ऐसे हितों पर चर्चा करने के लिए G7 के द्वारा जो है हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है। और इस साल जो बैठक का आयोजन किया गया दोस्तों वो कहाँ किया गया, जापान में किया गया। चूंकि ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है G7, इसमें कौन कौन से कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका है। ध्यान रखिएगा रूस भी था, लेकिन जब रूस ने क्रीमिया पर जो है आक्रमण कर उसका अधिग्रहण कर लिया था 2014 में, तब उसको जो है G8 से G7 यानी कि पुनः जो है रशिया को निकाल दिया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये G8 हुआ करता था। यहाँ पे जो सभी देश जो G7 के देश हैं और भारत वो G20 का भी हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये G20 के मेंबर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि G7 का जो 49वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा में ही प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी जिसका नाम है MF हाइड्रा,
ठीक है। MF हाइड्रा जो कि दुनिया की पहली फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी है, फेरी यानी कि नाव दोस्तों, और ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई, तो एक नॉर्वेजियन कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है ठीक है नॉरलेड, उसके द्वारा जो है दुनिया का ठीक है हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली जो है फेरी MF हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और ये कहां पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में, ठीक है। ये जो है ये पहली फेरी जो है बैटरी के साथ साथ तरल जो लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन है सेल इन दोनों का उपयोग करती है। और ये जनवरी 2023 की शुरुआत में हेजल में लैंड घाट पर इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया, ठीक है। ये जो समुद्री उद्योग में ठीक है ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसको कम करने के उद्देश्य से इस फेरी का निर्माण किया गया, ठीक है। तो दुनिया की पहली तरल जो है हाइड्रोजन संचालित फेरी है, ये नॉर्वे की जो है कंपनी जिसका नाम है नॉरलेड, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। उसका नाम क्या है, MF हाइड्रा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेनमार्क जो है कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो बताइए कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों, वो बन गया है डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क जो कि उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी है, उसमें 1800 ठीक है मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया है और स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। उस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों, ग्रीन सैंड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई ग्रीन सैंड परियोजना क्या है और किस देश के द्वारा शुरू किया गया। तो ग्रीन सैंड परियोजना डेनमार्क से द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है जो आयातित कार्बन डाइऑक्साइड है उन कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के नीचे दफन कर देना, जिससे कि तरीके से जो वातावरण को अधिक गर्म करने वाली ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका उत्सर्जन कम हो सके। तो ये जो परियोजना है दोस्तों जिसका उद्घाटन डेनमार्क के द्वारा किया गया ग्रीन सैंड, ये इस तरीके से डेनमार्क जो है ठीक है दुनिया से ठीक है विदेशों से जो आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के अंदर दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, इस क्षेत्र को जहां पे इन कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाया जाएगा उसे कार्बन डाइऑक्साइड कब्रिस्तान कहा जाएगा, ठीक है। ये वो क्षेत्र है जहां पर वातावरण को यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट किया जाएगा। तो जो कार्बन है जिसके वजह से जो वातावरण काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को जो है रोकने का ये एक प्रयास है, ठीक है, जिसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को धरती के नीचे इंजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर जो है ये एक तरीके से वो क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड का कब्रिस्तान कहा जाएगा। और इस तरह से करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बना है। इसलिए इसने जो परियोजना चलाई उसका नाम क्या है दोस्तों, ग्रीन सैंड परियोजना, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज जिनका नाम है एनियोस और जर्मन तेल कंपनी है जिसका नाम है विंटरसॉल्ट यहाँ पे डीए के नेतृत्व में ग्रीन सैंड परियोजना से लगभग 2030 तक जो है हर साल 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तक स्टोर करने की उम्मीद है। तो ये एक तरीके से लक्ष्य रखा गया है कि इस परियोजना के तहत लगभग हर साल जो है 2030 तक 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों डेनमार्क बना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि कृत्रिम बुद्धि यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म जिसे रेडियो जीपीटी कहा जाएगा, ये दुनिया का पहला ऐसा रेडियो प्लेटफॉर्म होगा जिसका संचालन कृत्रिम आर्टिफिशियल यानी कि एआई के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म दोस्तों क्या है, इसका नाम है रेडियो जीपीटी। ये जो कंपनी है किसके द्वारा इस रेडियो जीपीटी को विकसित किया गया है, तो ओहियो बेस्ड एक मीडिया कंपनी जिसका नाम है फ्यूचरी, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य देखा जाए जो स्थानीय बाजार है उन स्थानीय बाजार के रुझानों के बारे में पता लगाना, रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे टू पिक पल्स जो है प्लस जो है तकनीकी है उसका उपयोग करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रेडियो जीपीटी जो है दुनिया का पहला एआई द्वारा संचालित पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला है, देखिए ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 18वां देश जो बना है वो बन गया है इराक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैकोमा जो कि आंख से संबंधित ये बीमारी है और इसको समाप्त करने वाला दुनिया का 18वां देश इराक बन गया है। इंपॉर्टेंट ना सिर्फ आपके लिए कंट्री है बल्कि ट्रैकोमा बीमारी भी है कि किस कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WHO यानी
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों अभी हाल ही में ये घोषणा किया है कि ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है दोस्तों के रूप में जो ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा को जो प्रभावी ढंग से समाप्त करने वाले 18वें जो राष्ट्र के रूप में इराक को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पे जो है ट्रैकोमा को प्रभावी ढंग से समाप्त करने वाला 18वां देश जो बन गया है वो इराक बना है। इसकी घोषणा WHO के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को समाप्त करने के लिए इराक को विश्व में 50वें देश के रूप में मान्यता दी है। यानी कि एक तरीके से ये उष्णकटिबंधीय रोग है और इस तरह के एक उष्णकटिबंधीय रोग को समाप्त करने वाला 50वां देश जो बना है वो इराक बना है। ध्यान रखिएगा, ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला ये 18वां देश बना है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी एक बीमारी को जो उष्णकटिबंधीय ऐसी कोई बीमारी जिसको समाप्त किया है, ठीक है, ऐसी कंट्री ने, उस मामले में ये 50वां देश बना है। ठीक है दोस्तों, ट्रैकोमा की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज, माफ करिएगा, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जो बैक्टीरिया से होती है और ये, ठीक है, आंखों का संक्रमण है। यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला ये डिजीज है और ये आंखों को प्रभावित करता है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? इस बैक्टीरिया का नाम देखिए क्या है, बैक्टीरियम क्लामिडिया, ठीक है, क्लामिडिया ट्रोको, यहाँ पे ट्रैकोमेटिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बैक्टीरिया को। और यहाँ पे ट्रैकोमा को रोहे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बैक्टीरिया जनित रोग है और ये आंखों पर असर करता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ठीक है, बैक्टीरियम क्लामिडिया ट्रोकोमेटिस था, ठीक है, नाम है। और ये देखा जाए जो ये बीमारी है दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो आंखों की सतह है, जो पलक है, उनके अंदर जो है सतह उनको प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा इसका इलाज भी संभव है। और ट्रैकोमा के उन्नत रूप को देखिए, अगर ट्रैकोमा किसी को हुआ है, ठीक है, और अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो ये जो है इसका असर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये और पावरफुल हो जाएगा। और जब ये और पावरफुल हो जाएगा तो इसके जगह, इसके स्थान पे, ठीक है, एक और बड़ी डिजीज हो जाएगी जिसका नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ट्राइकियासिस। ध्यान रखिएगा इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ट्राइकियासिस। और अगर ट्राइकियासिस का भी समय रहते इलाज नहीं किया जाता तभी लोग क्या होते हैं, अंधेपन का कारण ये बन जाता है। अगर ट्राइकोमा अपने जो है चरम स्तर पर पहुंचता है तो ट्राइकियासिस नामक जो है बीमारी हो जाती है। और अगर ट्राइकियासिस का समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जनरली किससे होता है, अगर कहीं जल की कमी है या स्वच्छता का अभाव है, या फिर ये मक्खी, जो इनकी वेक्टर्स होती है दोस्तों, वो मक्खी होती है, यानी कि जो इनको वहित करती है वो मक्खियां होती है। मक्खियों के संक्रमण वाले जो क्षेत्र होते हैं, जनरली ऐसे क्षेत्रों में ऐसे जो है ट्रैकोमा संक्रमण को जो है ये फैलने का संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, यहाँ पे ट्रैकोमा जो है चर्चा में रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए जो जो डिजीज चर्चा में रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी, और कौन कौन से देश मुक्त हुए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए एक बात है जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, जिसका नाम है, ठीक है, कखोवाका गांव, ठीक है, बांध। तो यहाँ पे कखोवाका बांध जो कि यहाँ पे यूक्रेन में स्थित है, नीपर नदी के तट पर, और इस नदी पर, ठीक है, जो कि जल विद्युत जो है संयंत्र है और ये विशाल जलाशय है, और इस पर एक विस्फोट हुआ था, ठीक है, जून 2023 में। और इस विस्फोट के बाद ये जो है जलाशय, ये बांध नष्ट हो गया था, जिसके कारण से ये चर्चा में था। तो ये से जो है मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे कखोवाका बांध जो कि दक्षिण यूक्रेन में नीपर नदी पे, जिसे हम अक्सर दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है, निप्रो नदी भी कहते हैं, निप्रो नदी पर ये स्थित एक जल विद्युत संयंत्र है, एक विशाल जलाशय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोवा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बात है, ठीक है। और जून 2023 की बात है दोस्तों, यहाँ पे जो है इस बांध पर जो है अटैक हुआ, ये बांध नष्ट हो गया, जिससे कि जितना भी जो युद्धग्रस्त क्षेत्र, जानते हैं ये क्षेत्र जो है काफी ज्यादा, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गया, मानवीय संकट उत्पन्न हो गया, जिसके बाद से ये बांध जो है चर्चा में आ गई। इस बात की बात करें दोस्तों, इस बांध को जो है 1956 में बनाया गया था सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौ परिवहन के लिए। ठीक है, किस नदी का उपयोग करने, ठीक है, तो निप्रो नदी को का उपयोग करने के लिए जो सोवियत संघ की महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में, ठीक है, इस कखोवाका बांध को बनाया गया था। ठीक है, और इस बांध की सहायता से, ठीक है, क्रीमिया प्रायद्वीप को भी जल की आपूर्ति की जाती थी। और वो वही क्रीमिया प्रायद्वीप है दोस्तों जिस पर 2014 में रूस ने आक्रमण करके उसे जो है अपने कब्जे में ले लिया था। और इसी बांध से, ठीक है, यहाँ पे जापोरिजिया,
परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि ध्यान रखिएगा जापोरिजिया जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, ये यूक्रेन में ही है लेकिन रशिया के कब्जे में, ठीक है, रशिया के नियंत्रण में है। और इसको भी जो है आवश्यक जल की आपूर्ति इसी जो है बांध से की जाती थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी चर्चा में रह सकता है, ये भी जापोरिजिया जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे काकोवाका बांध दोस्तों कहाँ पे है, जो है निप्रो नदी पर स्थित है, यूक्रेन में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा कि विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की जो 2025 में जो विश्व संरक्षण कांग्रेस का यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का जो आयोजन किया जाएगा वो UAE के जो शहर है दोस्तों अबू धाबी, यानी कि जो UAE की कैपिटल है अबू धाबी में अक्टूबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। IUCN का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है दोस्तों, ये हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, यानी कि 2021 में इसका आयोजन किया गया था, तो अगला 2025 में आयोजित किया जाएगा। और इस जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस का जो है प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों का ये सबसे बड़ा मंच जो है माना जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की। यह विश्व के सबसे बड़े और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क के रूप में विकसित एक अंतरराष्ट्रीय जो है संगठन है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा एक सदस्य यहाँ पे सदस्यता संघ है, और इसमें जो इस संघ में सरकार के साथ साथ नागरिक समाज दोनों ही को मिलाकर के इस संगठन को बनाया जाता है। IUCN के दोस्तों द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसे हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे भी आप पढ़ते हैं ना, IUCN की रेड लिस्ट में इस प्रजाति को संकटग्रस्त वनलेब, ठीक है, इसका जो है इस प्रजाति को देखा जाए तो जो है ये जो संकटग्रस्त जो सूची जारी की जाती है इसी IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूची में देखा जाए पौधे के साथ साथ जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनके वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा IUCN की रेड लिस्ट में पौधों के साथ साथ जानवरों की भी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी, ठीक है, उनके संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी IUCN की दोस्तों वो 1948 में हुआ था, और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में जो है ये ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है, IUCN का हेडक्वार्टर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चूंकि हमने बात किया दोस्तों कि IUCN का जो वर्ल्ड, ठीक है, कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों वो UAE की कैपिटल अबू धाबी में किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC का जो COP28 है इसका आयोजन भी UAE में ही किया गया। तो UAE से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का जो तो 28वां कॉन्फ्रेंस हुआ दोस्तों कोप ऑन पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का जो आयोजन किया गया है ये UAE में किया गया। ध्यान रखिएगा कोप 27 का जो आयोजन इजिप्ट में किया गया था, ठीक है, और कोप 28 का जो आयोजन किया गया है ये UAE के शहर यानी कि दुबई में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन किया गया है ये क्लाइमेट शिखर सम्मेलन का ये नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि किसी भी कंपनी के CEO के द्वारा पहली बार जो है इस सम्मेलन की मेजबानी अध्यक्षता की गई, और किसके द्वारा किया गया तो यहाँ पे उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री और क्लाइमेट चेंज के लिए जो UAE के विशेष दूत है जिनका नाम है सुल्तान अहमद अल जाबेर के द्वारा जो है इस कोप 28 के अध्यक्ष का कार्य किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोप 28 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है तो सुल्तान अहमद अल जाबेर के द्वारा की गई है। ये जो UN क्लाइमेट चेंज जो सम्मेलन है कोप है इसका आयोजन दोस्तों हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और ये क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो पर्यावरण परिवर्तन है दोस्तों, ठीक है, उस पर जो है दुनिया का ये एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है, यानी कि बहुत सारे पक्ष इसमें जुड़े हैं और क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीजों पर निर्णय लेते हैं। और जिसमें देखा जाए दुनिया भर के हर देश की लगभग पूर्ण सदस्यता, तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं लगभग देश जो है इसमें UNFCCC के मेंबर कंट्री हैं। तो यहाँ
पे COP28 का भी जो आयोजन किया गया है दोस्तों इस साल यूएई में किया गया है। क्योंकि यूएई की चर्चा एक बार फिर हुई, क्यों हुई, तो यहाँ पे दोस्तों एक यूएई के यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के एक विज्ञानी है, ठीक है, मौसम विज्ञानी है, जिसका नाम है दोस्तों डॉक्टर अब्दुल अल मंडूस, ठीक है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के एक मौसम विज्ञानी है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको जो है 2023 से लेकर के 2027 यानी कि 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो यूएई के जो है मौसम विज्ञानी जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब ये संगठन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा पहली बार है कि जीसीसी मौसम विज्ञानी और एशिया के एक अरब मौसम विज्ञानी को WMO के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है WMO के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, लगभग 33 देशों के सदस्य है इसमें। तो इसमें 192 देशों की सदस्यता वाला ये एक अंतर सरकारी संगठन है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और बेसिकली देखा जाए इसको जो है मूल रूप से जो इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1873 के वियना अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। तो 1873 में वियना, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां पे एक अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, और उसी के बाद से जो है एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। यही अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन आगे चल करके, ठीक है, WMO के रूप में परिवर्तित हो गया जब ये यूनाइटेड नेशन का ये जब सदस्य बना। तो 1950 तक तो ये IMO के रूप में कार्य किया, लेकिन 23 मार्च 1950 की बात है, IMO जो है औपचारिक रूप से विश्व मौसम संगठन बना जब ये यूनाइटेड नेशन का विशेष एजेंसी बना। तो WMO यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है। तो यहाँ पे दोस्तों चूंकि 23 मार्च को, ठीक है, IMO जो है आगे चलकर WMO बना, इसीलिए हर साल जो है दोस्तों 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे विश्व में। तो ये इंपॉर्टेंट था WMO से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उनको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट है IIT का पहला विदेशी कैंपस। तो दोस्तों IIT मद्रास का पहला विदेशी कैंपस स्थापित किया, कहाँ किया गया? जंजीबार, ठीक है। तो तंजानिया का एक द्वीप है दोस्तों जंजीबार, ठीक है, जहां पर जो है पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला किसने दोस्तों? चेन्नई स्थित जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है यानी कि IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास का पहला जो है विदेशी कैंपस कहाँ पे खोला गया? जंजीबार, तंजानिया के जंजीबार में, ठीक है। ध्यान रखिएगा उसका ये द्वीपी शहर है जंजीबार, ठीक है, डोडोमा चूंकि इसकी कैपिटल है तंजानिया की, और ये अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला IIT कैंपस है। तंजानिया में जो IIT की स्थापना की गई है, ये चूंकि तंजानिया अफ्रीकी देश है दोस्तों, और ये भारत अफ्रीका के संबंधों को मजबूत करने का, जैसा कि भारत सरकार प्रयास कर रही है, उसी जो है पहल के तहत, उसी प्रयास के तहत ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके तहत देखा जाए जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसमें भारत की एक तरीके से रुचि भी बढ़ी है, और अफ्रीका में शिक्षा और मानव संसाधन जो विकास है, ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, उसको भी बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है दोस्तों। कौन? ये IIT मद्रास के जो कैंपस खोला गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो IIT मद्रास जो अपना कैंपस खोल रहा है, ये पहला विदेशी कैंपस IIT मद्रास का होगा। कहां पे दोस्तों? तंजानिया के जंजीबार में। और इसी के साथ साथ देखा जाए IIT दिल्ली में जो है अपना विदेशी कैंपस खोलने जा रहा है। कहां पे दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जो यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है दिल्ली, वो अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा, और इसके लिए जो है यहाँ पे UAE और के जो शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो भारत के शिक्षा मंत्रालय है और अबू धाबी के जो शिक्षा और ज्ञान विभाग है उसके बीच में एक समझौता भी हुआ है, ठीक है। तो IIT मद्रास दोस्तों तंजानिया के जंजीबार में, और IIT दिल्ली दोस्तों अबू धाबी में, UAE के अबू धाबी में। और अगर आपसे पूछा जाए भाई भारत का पहला IIT कॉलेज कौन सा था दोस्तों, तो भारत का जो पहला IIT कॉलेज था वो IIT खड़गपुर था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, ठीक है। तो पहला IIT जो है विदेशी कैंपस वो कहां पे? तंजानिया के जंजीबार में, ठीक है। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश बना दोस्तों कनाडा। तो जो सिगरेट होती है दोस्तों, उस पर भी सिगरेट के बॉक्स पे तो लिखा रहता है, लेकिन सिगरेट पे भी स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला जो है दुनिया का जो पहला देश बना है वो कनाडा बना है। तो क्या लिखा रहेगा भाई? सिगरेट पीना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में सिगरेट के पेपर जो है पैकेट पर यह चेतावनी दर्ज होती है, लेकिन जो लोगों को सिगरेट से दूर रखने के लिए कनाडा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इसके तहत सिगरेट के डब्बे के अलावा जो पैकेट है उसके अलावा सिगरेट पे भी जो है स्वास्थ्य चेतावनियों को छापा गया है। और ऐसा करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है दोस्तों वो बना है कनाडा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा प्लास्टिक बैग को बैन लगाने वाला पहला देश दोस्तों यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड हो गया। आयरलैंड जो है जिसने अल्कोहल पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी लिखी, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। सिगरेट पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बन गया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश बना है दोस्तों एस्टोनिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि बाल्टिक देश में और कौन से देश शामिल है एस्टोनिया के अलावा। किन देशों को सम्मिलित रूप से बाल्टिक नेशन कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इससे मुझे ये पता चलेगा कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जब मैं पढ़ा रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है एटलस को खोल करके मैपिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक साथ मैपिंग कराना बहुत पॉसिबल नहीं, ज्योग्राफी वाले सर आपको करा भी रहे होंगे, और अगर नहीं भी हो रहा तो दोस्तों अब आपकी जिम्मेदारी की मैपिंग, एटलस खोलिए, मैपिंग करिए। जितना भी न्यूज में कंट्रीज हैं उनको आप मैप पे लोकेशन उनकी देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको भी शामिल करूंगी तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो एस्टोनिया के संसद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और जितने भी जो समान लिंग वाले हैं, जो सेम सेक्स वाले हैं लोग, उनमें जो है विवाह को वैध बनाने की कानूनी मंजूरी दी है। और ऐसा करने वाला ये पहला जो है मध्य यूरोपीय देश हो गया, यानी कि पहला बाल्टिक नेशन हुआ है एस्टोनिया। समलैंगिक विवाह की बात करें दोस्तों तो जो पश्चिमी यूरोप है, जो वेस्टर्न यूरोप है, वहां पे कानूनी मान्यता बहुत देशों में है, लेकिन मध्य यूरोपीय देश में ऐसा नहीं था। और ऐसा मध्य यूरोपीय देश में पहला एस्टोनिया देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है। अगर पूछा जाए दुनिया का पहला ऐसा देश कौन है दोस्तों जिसने समान लिंग विवाह को जो है वैधता प्रदान किया था, तो वो देश नीदरलैंड है। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड जो है वो समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश था। तो क्या भारत में भी समान लैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है? तो ध्यान रखिएगा नहीं, ये भी आपके मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पूछे कि एशिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने समान लैंगिक विवाह को मान्यता दिया था, वैध प्रदान किया था, तो ताइवान की जो संसद है दोस्तों वो एशिया की पहली ऐसी संसद थी जिसने 17 मई 2019 को मतदान के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया था। ठीक है, तो एशिया का पहला देश दोस्तों ताइवान है। दुनिया का पहला देश दोस्तों कौन है? नीदरलैंड है। और अगर आपसे ये पूछ दे भाई बाल्टिक नेशन कौन सा है, तो ये भी एस्टोनिया है। और ध्यान रखिएगा बाल्टिक नेशन चूंकि चर्चा में है, तो बाल्टिक नेशन अब आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे बताएंगे कि भाई बाल्टिक नेशन में और कौन सी कंट्री की लोकेशन क्या है, आप मुझे बताइए। अगला है दोस्तों चश्मा 5 परमाणु संयंत्र चर्चा में है, और ये चश्मा परमाणु संयंत्र जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो चश्मा 5 परमाणु संयंत्र जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, ये पाकिस्तान में स्थित है। और इस परमाणु संयंत्र को स्थापित करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक समझौता हुआ है। तो ये पाकिस्तान और चीन ने जो है पंजाब प्रांत पे, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें 1200 मेगावाट के सौर यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे $4.8 बिलियन का समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये चश्मा परमाणु जो है उसी के विकास के लिए ये जो चश्मा 5 है परमाणु संयंत्र, ये जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पे एक जिला है जिसका नाम है मियांवाली जिला, वहां पे जो है चश्मा में, ठीक है, एक क्षेत्र का नाम है चश्मा, वहां पे जो है इसको स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के बीच में एक तरीके से ये आर्थिक सहयोग के बढ़ावा एक तरीके से जो बीच में उनके बीच में जो आर्थिक सहयोग है उसको मजबूत होने का ये संकेत दे रहा है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है 6 जो है ऑपरेटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए चश्मा है, ठीक है, ये 6 ऊर्जा परमाणु संयंत्र जो यहाँ पे आपको दिया गया, आप देख सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है चश्मा जो है परमाणु संयंत्र, ठीक है, पाकिस्तान में। अगला है दोस्तों भारत अमेरिका रक्षा स्टार्टअप व सहयोग, जिसका नाम क्या है दोस्तों? इंडस
एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका ने मिल करके एक डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को लॉन्च किया है वाशिंगटन डीसी में, जिसका नाम है दोस्तों इंडस एक्स, ठीक है। तो भारत और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, आप ये देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पे इंडस एक्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको जो है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, जो वाशिंगटन डीसी में एक भारत अमेरिकी बिजनेस काउंसिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, उसी कार्यक्रम के दौरान इस इंडस, ठीक है, एक्स को लॉन्च किया गया, जो कि एक स्टार्टअप, ठीक है, जो रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप है, उनमें दोनों देश मिल करके एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ठीक है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इंडस एक्स का अगर हम बात करें, एक्स का जो उद्देश्य क्या है, तो रक्षा औद्योगिक जो सहयोग के लिए यूएस भारत रोड मैप में स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत जो है तकनीकी रिलायबिलिटी परिणामों का लाभ उठाना है। उच्च तकनीकी रक्षा नवाचार, अनुसंधान और विकास में संयुक्त अवसरों का पता लगाना है। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और रक्षा प्रतिष्ठान संबंधों को मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य, ठीक है। तो ये इंडस, जो कि ये ध्यान रखिएगा, डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी कि इंडस एक्स जो लॉन्च किया गया है, वो भारत अमेरिका के बीच में लॉन्च किया गया। कहां पे दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में। अगला हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है बेस्टिल डे परेड, जिसे फ्रांसीसी उत्सव के रूप में मनाते हैं और 14 जुलाई को हर साल फ्रांस की राजधानी, ठीक है, पेरिस में बेस्टिल डे परेड मनाया जाता है। और इस साल भारत के, ठीक है, प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर जो है आमंत्रित किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति जी के द्वारा, और भारत के प्रधानमंत्री गए भी थे, जिस कारण से बेस्टिल डे परेड चर्चा में आ जाता है। तो बेस्टिल डे परेड समारोह में जो भारत के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इन्होंने जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन, उनके जो है आमंत्रण पर विशेष अतिथि के तौर पे इन्होंने हिस्सा लिया। और साथ ही साथ भारत की जो तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों ही सेनाओं के ने भी मार्चिंग दल में भाग लिया था। और साथ ही साथ भारतीय वायु सेना की जो राइफल जेट है, ठीक है, भी फ्लाइट फास्ट का जो है यहाँ पे हिस्सा बनी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, ये ऐसा है कि ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने बेस्टिल डे परेड पर जो है गए थे, भाग लिया था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, यानी कि दोस्तों ये दूसरा अवसर है कि किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो 14 जुलाई को पेरिस में जो बेस्टिल डे जो समारोह का जो आयोजन किया जाता है, उसमें इन्होंने भाग लिया। यानी कि इसके पहले जो है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी वर्ष 2009 में भाग लिया था, ठीक है, बेस्टिल डे परेड में 14 जुलाई को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा भाग लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, यहाँ पे उपस्थिति उनकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है भारत और फ्रांस जो है इस वर्ष यानी कि 2023 में अपनी जो है जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी 25वीं वर्षगांठ बना रहा है। और भारत और फ्रांस के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी की जो शुरुआत की गई थी वो 1998 में शुरू किया गया था, और यहाँ पे 25वीं वर्षगांठ एक तरीके से सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है भारत और फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी की। और यहाँ पे फ्रांस यहाँ पे उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री जी की। यहाँ पे जो 14 जुलाई को पेरिस में जो बेस्टिल डे मनाया जाता है, ये उस 14 जुलाई को क्यों दोस्तों? तो जो फ्रांस में जो शाही अधिकार था उसका प्रतीक था बेस्टिल, उसी पर यहाँ पे जनता के द्वारा जो है हमला कर दिया गया था, जिस कारण से इसे बेस्टिल डे परेड जो है रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड दिवस मनाया जाता है दोस्तों फ्रांस में। और इस बार भारत के जो प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे। ध्यान रखिएगा, ये पहले प्रधानमंत्री नहीं, इसके पहले भी वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बेस्टिल डे परेड में जो है भाग लिया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा 23वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन। एससीओ की अध्यक्षता दोस्तों भारत इस साल कर रहा है, और इस साल एससीओ का जो है संस्करण, जो यहाँ पे देखा जाए संस्करण कौन सा था दोस्तों? 23वां संस्करण था। तो जुलाई 2023 की बात है दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में 23वें जो है यहाँ पे संघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में जो एससीओ के सदस्य देश हैं, सदस्य देशों ने जो वैश्विक हित में अधिक प्रातिनिधिक और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो ईरान है उसने आधिकारिक तौर पे जो है 23वें जो है सदस्य देश के रूप में भाग लिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, चूंकि भारत की अध्यक्षता में 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यहाँ पे 9वां सदस्य देश कौन जुड़ा एससीओ में? तो ये जुड़ा ईरान।
ये जो 23वें शिखर सम्मेलन है भारत की अध्यक्षता में, उसकी थीम क्या थी? सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, टूवर्ड अ सिक्योर एससीओ, जिसमें सिक्योर का अर्थ क्या है दोस्तों? सिक्योर, एस यानी कि सुरक्षा, यहाँ पे ई यानी कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे सी कनेक्टिविटी, यू यानी कि यूनिटी एकता, आर यानी कि संप्रभुता, ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ई यानी कि पर्यावरण संरक्षण, ये सिक्योर का फुल फॉर्म है। एससीओ के जो सभी देश कौन से हैं जो सदस्य देश हैं? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। उन्होंने इस जो है सम्मेलन में भागीदारी रूप में इन्होंने, ठीक है, आमंत्रित किया गया था, भागीदार देश थे। और यहाँ पे पर्यवेक्षक देश के रूप में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया जो है आमंत्रित किया गया था, और ईरान जो है इसमें सदस्य देश भी बना। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि परंपरा रही है कि हर सम्मेलन में एक अतिथि देश को बुलाया जाता है, तो इस साल 2023 में जो 23वां जो संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन है, इसमें अतिथि देश के रूप में दोस्तों कौन आमंत्रित किया गया था? तो तुर्कमेनिस्तान। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुर्कमेनिस्तान जो है अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भारत जो कि 2017 में, भारत और पाकिस्तान दोस्तों 2017 में, ठीक है, जो है इसके सदस्य बने। तो 2017 के कौन से शिखर सम्मेलन में? तो यहाँ पे अस्ताना में, ठीक है, जो अस्ताना में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है भारत ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी। और इस समूह की क्रमिक अध्यक्षता के नियम के अनुसार देखा जाए 2023 में पहली बार जो है भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 23वां जो है एससीओ यानी कि संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जिसका स्थापना किया जाएगा गुजरात में। तो यहाँ पे सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो स्थापना जो किया जाएगा गुजरात में किया जाएगा, और इसके लिए गुजरात में जो है दोस्तों लंदन में स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है वन वेब कंपनी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, विभाग, उसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे दोस्तों सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित करने के लिए गुजरात में भारत की कंपनी, यहाँ पे भारत ने एक लंदन आधारित कंपनी वन वेब के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ये जो वन वेब कंपनी है दोस्तों वो 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करेगी, जिसमें से पहली जो स्थापित की जा रही है वो गुजरात का जिला है जिसका नाम है मेहसाणा जिला। मेहसाणा जिला में जो है पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट का स्थापना किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भारत की पहली, ठीक है, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है। यह सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो साइट है वो मेहसाणा जिले के, ठीक है, कौन से ताल्लुक में? जोताना ताल्लुक में जो है शुरू होने जा रही है। और ये जो सैटेलाइट है दोस्तों इसका ये किस तरीके से जो है सहायक सिद्ध होगी? तो ये जितनी जो सरकार है यानी कि गवर्नमेंट को, जो व्यवसाय है, जो उपभोक्ता है, जो स्कूल है, उनको जो है अधिक को जो है उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, ठीक है। कनेक्टिविटी यानी कि पोर्टल साइट होगी ये, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा तेजी से हाई स्पीड होगा। तो ये जो है भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है दोस्तों। गुजरात के मेहसाणा जिले के जोतना तालुक में इसको शुरू किया गया, और वन वेब कंपनी जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है उसको जो है उससे हस्ताक्षर किया गया इसको स्थापित करने के लिए, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश। तो दक्षिण पूर्व एशियाई जो है क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले जो पहले देश बने हैं वो मालदीव और श्रीलंका बने हैं। तो दोस्तों WHO के द्वारा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में ये घोषणा किया गया है कि यहाँ पे जो मालदीव है और श्रीलंका है वो अपने निर्धारित लक्ष्य के पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट खसरा और रूबेला बीमारी भी हो जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए किसी भी देश को किसी भी बीमारी से मुक्त होने के लिए कोई समय सीमा होती है, और WHO के अनुसार देखा जाए एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष तक या फिर उससे भी अधिक तक ये जो बीमारी है, ये जो खसरा और रूबेला जो वायरस से होने वाली बीमारी, इनका कोई भी मामला सामने न आया। मालदीव में अगर खसरे के आखिरी मामले देखा जाए दोस्तों तो ये 2009 में आया था। वहीं रूबेला का अंतिम जो स्थानिक मामला आया था दोस्तों मालदीव में वो 2015 में आया था। वहीं श्रीलंका की बात करें तो खसरा का जो आखिरी मामला आया था वो 2016 में आया था, और रूबेला का जो स्थानिक मामला आया था अंतिम श्रीलंका में 2017 में आया था। तो इस तरह से देखा जाए 3 साल से भी अधिक समय तक कोई भी खसरा और रूबेला का मामला
मालदीव और श्रीलंका में नहीं देखा गया, जिसके बाद से WHO के द्वारा इन 2 देशों को खसरा और रुबेला मुक्त कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए खसरा और रुबेला? दोस्तों ये दोनों ही वायरस जनित बीमारी है। खसरा जो कि अत्यधिक संक्रामक बीमारी है और वायरस जनित बीमारी है, और ये ज्यादातर बच्चों को जो है प्रभावित करता है। ये जो कि वायरस जनित बीमारी है तो ये किस वायरस से होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, मोरबीली वायरस के जीनस, ठीक है, पैरामोक्सी वायरस के संक्रमण से होता है। इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों? तो बुखार, खांसी, आंखों का लाल हो जाना, ठीक है, ये इसके लक्षण है। और WHO के अनुसार देखा जाए क्या इसका कोई उपचार है? तो नहीं, खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। ज्यादातर अगर किसी को खसरा होता है तो 2-3 हफ्ते बाद ही वो स्वतः ठीक हो जाता है। वही रुबेला की बात करें दोस्तों, तो रुबेला को देखिए अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको जर्मन खसरे के रूप में जाना जाता है। जनरली दोनों के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, और ये भी एक वायरस जनित बीमारी है रुबेला, और इसके लक्षण भी काफी सामान्य है दोस्तों। किससे? खसरा से। वायरस जो है श्वसन मार्ग के माध्यम से, ठीक है, क्या होता है, मानव के शरीर में प्रवेश करता है, और इसके जो लक्षण है, जो संक्रमण है, वो 2 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। जो विशेषज्ञ हैं दोस्तों वो ये मानते हैं रुबेला ज्यादातर जो है उन बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है, अजन्मे शिशुओं को जो है गंभीर समस्या पैदा करता है, जिनकी जो है माता जब गर्भावस्था के दौरान अगर किसी माँ को, ठीक है, इस रोग का संक्रमण होता है तो ज्यादातर वो जो अजन्मे बच्चे होते हैं उनको ये रुबेला ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वायरस जनित ये लक्षण है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली, जिसका नाम है दोस्तों जुजुर्वे, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान जो अवसादग्रस्त महिलाएं होती हैं उनके लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है जुजुर्वे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन ने, ठीक है, जुजुर्वे को मंजूरी दिया है, और ये पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है यानी कि डिलीवरी के बाद के जो दौरान जो होता है समय, ठीक है, प्रसवोत्तर के बाद का जो समय होता है उसमें जो अवसादग्रस्त महिलाएं होती उनके इलाज के लिए, ठीक है, ये पहली मौखिक जो है दवा है, यानी कि ओरल मेडिसिन है, मुंह के, ठीक है, माध्यम से ये लिया जाता है। ये जो पहली पीपीडी यानी कि ध्यान रखिएगा जो वयस्क पीपीडी यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड की जो मुख्य अवसादग्रस्त प्रकरण है, अगर हम बात करें ये है क्या, पोस्टपार्टम पीरियड में जो अवसाद है ये है क्या, तो ये अवसादग्रस्तता एक प्रकरण है। इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं, बच्चे के जन्म के बाद ये ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान में भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। ये होता क्या है? तो यहाँ पे प्रसवोत्तर अवसाद की बात करें दोस्तों तो ये गंभीर और संभावित, ठीक है, रूप से जीवन घातक स्थिति है। इसमें महिलाएं जो होती हैं वो उदासी, ठीक है, अपराध बोध, बेराक्तता, ठीक है, का अनुभव करने लगती है, अकेलापन महसूस करती हैं, और यहाँ तक कि कई बार मामला गंभीर भी हो जाता है। इतना गंभीर हो जाता है कि महिलाएं जो अगर अवसादग्रस्त होती हैं तो वो खुद को या फिर अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। और चूंकि यहाँ पे क्योंकि प्रसवोत्तर अवसाद मातृ और शिशु बंधन को बाधित करता है, इसमें कई बार जो बच्चे होते हैं उनपे शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक विकास भी अवरोधक होता है, जिस कारण से दुनिया की पहली जो है प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की गई जुजुर्वे, और ये केस काफी ज्यादा बढ़ता भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के हम अगले और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर जो स्थापित किया गया है वो अफ्रीकी देश युगांडा के जिंजा में किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये पहला किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर जो स्थापित किया गया ये युगांडा के जिंजा में किया गया है, और इस परिसर का जो उद्घाटन किया गया है जब देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर जब युगांडा दौरे पे गए थे तो युगांडा के जिंजा में उन्होंने, ठीक है, इस राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया था, ठीक है। और ये राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला जो है विदेशी परिसर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों ये राष्ट्रीय महत्व का एक संस्था है, और ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो विशेष रूप से फॉरेंसिक विज्ञान के लिए समर्पित है। और ये कहाँ पे इस विद्यालय को स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इस जो है इसकी स्थापना जो की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया था गुजरात के शहर अहमदाबाद में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गुजरात के शहर अहमदाबाद में दुनिया का पहला जो है, ठीक है, फॉरेंसिक क्षेत्र से संबंधित, फॉरेंसिक विज्ञान से संबंधित विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था, और इस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का पहला जो विदेशी परिसर स्थापित किया गया वो युगांडा के जिंजा में किया गया, ठीक है।
यह विश्वविद्यालय दोस्तों ये फॉरेंसिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, संबद्ध विज्ञान के पाठ्यक्रम में संचालित करता है और इन क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट। हम बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया और इन पॉइंट के देखिए ये थोड़ा सा इन डेप्थ होगा। सर जो है आपको और भी इन शॉर्ट में लेकर के इसी को जो है रिवीजन हम अगला नेक्स्ट मंथ में करेंगे, तो आप इसके लिए घबराइएगा मत, थोड़ा सा इन डेप्थ चलिए। ये ना सिर्फ आपके इसी एग्जाम के लिए आरओ के लिए बल्कि आने वाले पीसीएस में भी बहुत ज्यादा ये क्लास आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों वीडियो की जो है शेयर करिए, लाइक्स बढ़ाइए, जो भी समस्या है वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक जुड़े रहिए, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड